हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एंड ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ये सेल चैप्टर का ही आगे का जो लेक्चर है उसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और इससे पहले जो हम सेल का ओवरव्यू दे चुके हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो उस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए हमें मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझना जरूरी है। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या परमिएबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज परमिएबिलिटी, व्हाट इज इम्परमिएबिलिटी, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किस तरह के आयन के लिए परमिएबल है, किस तरह के आयन के लिए इम्परमिएबल है, और किस तरह के आयन के लिए जो है वो पार्शियल परमिएबल है या स्लाइटली परमिएबल है। फिर हम ये देखेंगे कि अगर स्लाइटली परमिएबल है तो वो आयन जो है सेल के अक्रॉस जो है वो किस तरह से मूवमेंट करता है। क्लियर? तो ये तो हमारा हो जाएगा सेल परमिएबिलिटी के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है, और आयन का मूवमेंट सेल के अक्रॉस किस तरह से होता है। तो आइए इन सभी बातों को जानने के लिए हमारा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें परमिएबिलिटी क्या होती है। तो देखिए परमिएबिलिटी क्या है। बेसिकली परमिएबिलिटी से एक सिंपल सी बात होगी कि हम किस आयन को परमिशन दे रहे हैं आने और जाने की। जैसे सपोज करिए, सिंपल सी बात है, अगर ये मेरे पास में एक जो है सेल है, ओके, अगर ये सेल है और इसकी जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में कुछ आयन जो है बाहर से अंदर की तरफ आ सकते हैं। तो कुछ आयन को तो ये सेल क्या कर रही है, परमिट कर रही है, और कुछ आयन के को जो ऐसा हो सकता है कि कुछ आयन को ये अंदर आने ही ना दे, तो उन आयन के लिए क्या हो गई, इम्परमिएबल हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेल की जो मेम्ब्रेन होती हैं, तो मेम्ब्रेन की नेचर होती है कि वो किसी के लिए परमिएबल होती है, किसी के लिए इम्परमिएबल होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है वो जो है परमिट करती है कुछ आयन को, कुछ और उसी तरह की मेम्ब्रेन होगी वो कुछ आयंस को परमिट ही नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज परमिएबल फॉर सम काइंड ऑफ आयन। ओके, सो अगर वो किसी आयन के लिए परमिएबल है या किसी सब्सटेंस के लिए परमिएबल है तो उसे हम बोलेंगे परमिएबिलिटी। ओके, कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है। और अगर किसी आयन के लिए अगर परमिएबल नहीं है तो उसे हम बोलेंगे इम्परमिएबल है। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास में होगी। अ स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर जो है, अ स्ट्रक्चर परमिट द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज अ परमिएबिलिटी। उसे हम क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी। क्लियर? then a structure does not permit the passage of the substance। जब कोई स्ट्रक्चर किसी सब्सटेंस को परमिट नहीं करती उसके अक्रॉस मूव करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्परमिएबिलिटी। क्लियर? तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हो गई हमारे पास में। तो सेल में दोनों ही चीजें हो सकती हैं, सेल की मेम्ब्रेन में, कि किसी चीज के लिए परमिएबल और किसी चीज के लिए इम्परमिएबल। अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी नेचर क्या होती है। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज सेलेक्टिव नेचर फॉर द परमिएबिलिटी। मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है। ओके, अब सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया, देखिए इसको समझिए ऐसे, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं कि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होती है। जैसे सपोज करिए नवरात्रा में आप लोग जानते हैं कि हम लोग डांडिया रास में जाते हैं, हर जगह डांडिया रास होते हैं। ओके, ऑल ओवर इंडिया में होने लग गए। तो जहां पर आप जा रहे हैं डांडिया करने के लिए, तो वहां पर उस पंडाल में जाने के लिए, उस जगह जाने के लिए आपको एक पास की जरूरत होती है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास में पास होगा वो तो उसके अंदर चले जाएंगे, और जिन लोगों के पास में पास नहीं है तो उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। या किसी से जान पहचान है, जिसने किसी को फोन कर दिया तो उसके थ्रू वो जा पाएंगे। मीन्स कुछ लोग सेलेक्टिवली उसके अंदर जा सकते हैं और कुछ लोगों के पास अगर कुछ नहीं है तो वो उसके अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर सेलेक्टिवली आप जा पा रहे हैं। वो जिनको सेलेक्ट कर रहे हैं उन्होंने कुछ कैटेगरीज बना दी, वो कैटेगरी वाले लोग जा पा रहे हैं। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है,
कुछ आयंस जो होते हैं उनको सेलेक्टिवली ही परमिट किया जाता है कि इन आयन को हम जाने देंगे और इस तरह के आयन को हम नहीं जाने देंगे। क्लियर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी पास कैसी है, लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन है। कैसी है हमारे पास में, लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन है। तो इस लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन में 3 तरह की हमारे पास में पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली हमारे पास में पॉसिबिलिटी है कि ये परमिएबल हो सकता है, दूसरी इम्परमिएबल हो सकती है और तीसरी स्लाइटली परमिएबल हो सकती है। तो 3 कैटेगरी हमारे पास में हो गई, परमिएबल, इम्परमिएबल और स्लाइटली परमिएबल। तो यहाँ पर देखिए परमिएबल किस तरह के कंपाउंड्स के लिए होगा, क्योंकि नॉन पोलर है। फर्स्ट जो हो गया हमारे पास में क्या हो गया, नॉन पोलर है बाय नेचर, और जो कि क्या है, अनचार्ज्ड है। कैसे हैं, अनचार्ज्ड है। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हो गया O2, CO2, ओके, और स्टीरॉइड क्या हो गया हमारे पास में, स्टीरॉइड्स। ये तीनों तरह के कंपाउंड जो हैं वो परमिएबल है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनको परमिट करती है, क्योंकि इनकी नेचर कैसी है, ये नॉन पोलर है और अनचार्ज्ड है। अब सेकंड केस में हम आते हैं जहां पर कि क्या है, इम्परमिएबिलिटी है। क्या है, इम्परमिएबिलिटी। तो किस तरह के आयन के लिए इम्परमिएबल होगा, वो आयन जो कि क्या है, पोलर है। और फर्स्ट तो क्या हो गया, आयंस हैं। सेकंड हमारे पास में क्या है, पोलर है, पोलर अनचार्ज्ड है, बट कैसे हैं, लार्ज है। पोलर हैं, अनचार्ज हैं, और अनचार्ज में भी कैसे हैं, लार्ज हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी हमारे पास में होगी, एक तो आयन है और दूसरे कैसे हैं, अनचार्ज अगर हैं तो उसमें भी कैसे हैं, पोलर हैं और लार्ज हैं। अगर इसमें हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल क्या आता है, ग्लूकोज हमारा एग्जांपल आ गया। क्या आ गया हमारे पास में, ग्लूकोज। थर्ड कैटेगरी हमारे पास में है कि थर्ड कैटेगरी में भी हमारे पास में क्या है, पोलर है, अनचार्ज है, बट कैसे हैं, स्मॉल है। पोलर है, अनचार्ज है, बट कैसे हैं, स्मॉल है। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास में एग्जांपल क्या आता है, हमारे पास में एग्जांपल है यूरिया एंड वाटर। तो देखिए यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा कि किस तरह के आयन जो हैं परमिएबल है और किस तरह के आयन जो है इम्परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन किस तरह के आयन के लिए परमिएबल है और किस तरह के आयन के लिए इम्परमिएबल है, और किस तरह के आयन के लिए स्लाइटली परमिएबल है। तो यहाँ MCQ आप लोगों के लिए अलग अलग बन सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो स्क्रीन है उस पर MCQ शो कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके MCQ पढ़िए और यहाँ पर उसके आंसर आप दे सकते हैं कि परमिएबल किस तरह के आयन के लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज परमिएबल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इम्परमिएबल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्लाइटली परमिएबल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर एवरीवन। अब यहाँ पर आप देखिए हमें ये तो समझ में आता है कि परमिएबल है किसी आयन के लिए और किसी आयन के लिए इम्परमिएबल है, पर हमें ये समझ में नहीं आता कि किसी आयन के लिए स्लाइटली परमिएबल कैसे हो सकता है। तो इसको समझने के लिए पहले आप एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को दोबारा से देखिए। हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को मैं लास्ट लेक्चर में दिखा चुका हूँ, यहाँ मैं उसके लिए कोई स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। अगर उसी लेक्चर पर आप जो लास्ट वाला लेक्चर था उस पर जाएंगे, आई बटन के थ्रू मैंने शो भी किया है, अगर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये जो है लेक्चर उस पर जाके पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। बट स्लाइटली हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में देखिए हमारे पास में क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और फॉस्फोलिपिड होते हैं, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं लिपिड बाई लेयर की लेयर बनी हुई है, लिपिड बाई लेयर की बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम फॉस्फोलिपिड वाला पोर्शन देखें तो फॉस्फोलिपिड में हमारे पास में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड में हेड होता है और टेल होता है। तो जो हेड होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। हेड होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। ओके, और अगर ये पोलर है, ठीक है ना, तो ये कैसा है हमारे पास में, हेड जो है वो कैसा है हमारे पास में, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। ओके, और जो टेल है वो किसकी बनी हुई है, फैटी एसिड की बनी हुई है। देखिए हेड जो बना हुआ है वो फॉस्फोरस का बना हुआ है और टेल किसकी बनी हुई है, फैटी एसिड की बनी हुई है। ओके, ये किसकी बनी हुई है, फैटी एसिड की। और फैटी एसिड का मतलब हो गया, तो ये तो लिपिड हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक नेचर का हो गया। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखते हैं कि हमारे पास में ग्लाइकोलिपिड है, तो ग्लाइकोलिपिड की जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर शो करी है आप लोगों के लिए, ये जो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन कलर वाली स्ट्रक्चर और ये जो रेड कलर वाली स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास में क्या हो गई, ग्लाइकोलिपिड की स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर।
तो ये ग्रीन कलर वाला जो पोर्शन है वो तो हो गया ग्लाइको पोर्शन, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट पोर्शन, और जो रेड कलर वाला पोर्शन हो गया वो हो गया लिपिड पोर्शन। तो जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है वो तो कैसा हो जाएगा, ये अगर मैं इसको डिवाइड करूं यहां पर ग्लाइको प्लस लिपिड, तो जो ग्लाइको पोर्शन है वो तो कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया। ओके, और जो लिपिड वाला पोर्शन है वो कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक पोर्शन हो गया। क्लियर एवरीवन? तो अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को और यूरिया मॉलिक्यूल को इस एरिया को पास करके जाना होगा। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, और यहां पर जो फॉस्फोलिपिड है वो टेल पोर्शन है, और ग्लाइकोलिपिड में भी जो लिपिड पोर्शन है दोनों ही कैसे पोर्शन हो गए, लिपिड पोर्शन हो गए। क्लियर? और ये है हाइड्रोफोबिक नेचर के। यहां से वाटर मॉलिक्यूल और यूरिया मॉलिक्यूल कैसे पास करेंगे, इसको आपने स्लाइटली परमिएबल कैसे बोल दिया। तो इसी को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक जो है मॉडल के थ्रू बताता हूं। यहां पर होता क्या है बेसिकली, जब ये दोनों ही टेल पोर्शन जो हैं इसके, ग्लाइकोलिपिड का टेल पोर्शन और फॉस्फोलिपिड का एरिया का टेल पोर्शन जब मूव करता है, तो जब इनका मूवमेंट होता है तो जितनी देर का मूवमेंट होता है उतनी देर में जो स्पेस बनता है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल या यूरिया मॉलिक्यूल निकल चला जाता है और वापस ये टेल अपनी जगह पर आ जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो यहां पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक मॉडल बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हाफ लेयर का। ये हाफ लेयर का मॉडल है। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए ये एक तरह से हाफ लेयर का मॉडल हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसी स्ट्रक्चर को देखिए, यहां पर अगर ये जो रेड कलर वाली है स्टिक जो मैंने बनाई है, रेड कलर के बाद ऑरेंज कलर का जो राउंडेड पोर्शन है, तो ऑरेंज और येलो कलर वाला पोर्शन तो हो गया फॉस्फोलिपिड, और जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर वाला पोर्शन हो गया ग्लाइकोलिपिड, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग पोर्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ऑरेंज कलर वाला पोर्शन है, ये तो हेड हो गया फॉस्फोलिपिड का, ये तो हो गया क्या, हाइड्रोफिलिक नेचर का। ठीक है, और ये येलो कलर पोर्शन जो है फैटी एसिड हो गया, तो ये फैटी एसिड जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की हो गई, मतलब कि वाटर से जो डरती है, और लाइपोफिलिक मतलब कि जो लिपिड से प्यार मोहब्बत करती है। ठीक है, और यहां पर अगर इसको देखोगे ग्लाइकोलिपिड को, तो ये जो पोर्शन है ग्रीन कलर वाला पोर्शन, तो ग्रीन कलर वाला पोर्शन तो हो गया हाइड्रोफिलिक नेचर का, और ये ब्लू कलर वाला पोर्शन हो गया क्या, लिपिड पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कब क्रॉस करके इनसाइड टू आउटसाइड जाएगा या आउटसाइड टू इनसाइड आएगा। अगर हम इनसाइड टू आउटसाइड की बात करें तो ये देखिए हाइड्रोफोबिक, जब ये फॉस्फोलिपिड का जो टेल पोर्शन है इसकी टेल ऐसे मूव करेगी और ये ग्लाइकोलिपिड के पोर्शन की टेल भी इस तरह से मूव करेगी। जब ये दोनों इस तरह से मूव करेगी तो यहां से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। ओके, अगर वो इस तरह से क्रॉस हो जाएगा और वापस ये इस तरह से आ जाएगी। अब देखिए यहां तो आपको काफी ज्यादा गैप लग रहा है जो मैंने बनाया, बट ओरिजिनल में क्या होता है, ये बहुत क्लोज विसिनिटी में होते हैं। अगर बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे नहीं निकल पाएगा। जब इसमें मूवमेंट होगा, जब ये दोनों टेल पोर्शन जो हाइड्रोफोबिक नेचर की हैं इन दोनों में मूवमेंट होगा और इसके बीच में जब स्पेस बनेगा तो उसी से जो है वाटर और यूरिया मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल स्लाइटली परमिएबल है वो ही निकल पाएंगे, और जब ये वापस आ जाएंगे तो जो स्लाइटली परमिएबल मॉलिक्यूल है वो तब नहीं निकल पाएंगे। जब इन दोनों ही लेयर का जो पोर्शन है, लिपिड पोर्शन, टेल पोर्शन, इनका मूवमेंट होगा तभी ये निकल पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को इस मॉडल से स्लाइटली परमिएबल किस तरह से वो चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने देख लिया कि लार्ज मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल के बारे में, तो हमने देख लिया कि इनके लिए इम्परमिएबल है और इस स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए स्लाइटली परमिएबल है। बट हमारे पास में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके लिए कैसे परमिएबल होगी सेल मेम्ब्रेन, तो उन जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो हाथी भाई जैसे हैं, समझ में आ गया। अगर हाथी भाई जैसे मॉलिक्यूल है तो उनको कैसे हम सेल के अंदर और बाहर ले जाएंगे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर लाने ले जाने के लिए हमारे पास में क्या होती है, वेसाइकल्स होती हैं। क्या होती हैं, वेसाइकल्स होती हैं। और ये जो वेसाइकल्स होती हैं, ये वेसाइकल्स जो हैं, देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास में क्या हो गई, वेसाइकल। अब इस वेसाइकल के अंदर हम उस मॉलिक्यूल को ले लेंगे और इस वेसाइकल को अगर हम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में ले आएंगे, ठीक है ना, और उसके साथ में अगर ये मर्ज हो जाएगी तो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। दो तरह की टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्या होती है एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, वो भी हम डिटेल में समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बट आप ये समझिए कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों के थ्रू ही उनका मूवमेंट होता है सेल से। क्लियर एवरीवन? नाउ वी आर मूविंग ऑन द ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर समझिए कि ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो यहां पर देखिए जो ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, दो चीजें हो गई हमारे पास में, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनसाइड और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एरिया। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनसाइड एरिया मतलब जिसके अंदर की साइटोप्लाज्म है उस एरिया को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर साइट, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला एरिया उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइट। ये सारी साइट्स जो है वो क्या हो गई, एक्स्ट्रा सेलुलर साइट। अब जो इंट्रासेलुलर साइट है और एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है इनमें भी आयंस मिलते हैं, तो कुछ आयन एक्स्ट्रा सेलुलर साइट में ज्यादा होते हैं और कुछ आयन इंट्रासेलुलर साइट में ज्यादा आते हैं। तो यहां पर देखिए वो आयन जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट में ज्यादा होते हैं वो है सोडियम आयन। वो कौन सा आयन है, सोडियम आयन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर साइट में ज्यादा होते हैं और इंट्रासेलुलर साइट में कम होते हैं। जबकि अगर हम इंट्रासेलुलर साइट की बात करें तो इंट्रासेलुलर साइट में पोटेशियम ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। मतलब कि ये इंट्रासेलुलर साइट है, इसमें पोटेशियम और CO2 जो है इनका अमाउंट आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइट में हमारे पास में जो सोडियम है आयन है उस वो ज्यादा मिलेगा और ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी। मतलब कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि कौन सा आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाता हूँ। जैसे कि ये जो लाइन मैंने बनाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म हम बोल देते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, और ये हो गया हमारा ECF, ये ECF वाली साइट हो गई। क्लियर? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइट होगी, ये ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड वाली साइट हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बाहर की साइड में, आउटसाइड में सोडियम आयन ज्यादा है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव है। ओके, आउटसाइड है वो क्या है, पॉजिटिव है, और इनसाइड में क्या है, सोडियम आयन कम है, इसीलिए हम इनसाइड को क्या बोल देते हैं, नेगेटिव। तो यहां पर एक साइड पॉजिटिव होगी और एक साइड नेगेटिव होगी, तो पूरी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक इलेक्ट्रिकल डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस। जो ये डिफरेंस आया इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन में जो है डिफरेंस है बोथ साइड में, उसकी वजह से हमने इसको क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस। क्योंकि ये पूरी सेल मेम्ब्रेन पर होता है, पूरा जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस जो है पूरी ही मेम्ब्रेन पर होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर? तो दो चीजें आप यहां पर समझिए, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या हो गया, a difference between the concentration of the ion, difference between the concentration of ion on the both side of the membrane is known as a electrical gradient. Second हमारे पास में क्या है, concentration gradient। अब concentration gradient क्या होता है कि concentration gradient मतलब कि सेल की दोनों ही साइड में, सेल की दोनों ही साइड में, इनसाइड और आउटसाइड में जो भी आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते। तो जैसे कि हमने अगर यहाँ पर अगेन मैं अगर आप लोगों के लिए एक मेम्ब्रेन बनाता हूँ, ओके, और इस मेम्ब्रेन एक यहाँ पर मैंने कोई आयंस बनाए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने वही आयंस बनाए, तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में यहाँ पर इस आउटसाइड में तो ज़्यादा हो गया, ये ECF हो गया और ये ICF हो गया। ओके, तो ये सपोज करिए H2O है, तो H2O ECF में ज़्यादा हो गया और ICF में कम हो गया। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या हो गया कि H2O तो हो गया हमारा केमिकल, और इस केमिकल का जो दोनों ही साइड में कंसंट्रेशन में डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी कंपाउंड जिस साइड में ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है उस कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ये
ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ECF टू ICF मूव करेंगे। तो कोई भी आयन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है वो मूवमेंट होता है। तो आयन का जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। क्लियर एवरीवन? अब यहां पर आप देखिए, अगर किसी आयन के मूवमेंट में इलेक्ट्रिकल डिफरेंस और कंसंट्रेशन डिफरेंस दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। जहां पर कि आयन के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में भी डिफरेंस हो और कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस हो, तो उस आयन का मूवमेंट दोनों ही चीजों से इन्फ्लुएंस करेगा, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तीनों ही टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है वो फिनिश होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और उसमें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अलग अलग टर्मिनोलॉजी और पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है हमारे पास में पैसिव डिफ्यूजन होता है बेसिकली, और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।